गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल फिजिक्स एंड मैथ लवर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आगे जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग आज डिस्कस करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को हम लोग आज ख़त्म कर देंगे, ठीक है, एंड कर देंगे। तो मैंने जैसे कि बोला था कि रे ऑप्टिक्स के जो डेरिवेशन हैं वो आप लोग रे ऑप्टिक्स के जो PYQs हैं उस वीडियो से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा होगा तो मैं उसको इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से कट करके, या फिर मैं अलग बना दूंगा। लेकिन मुझे और भी वीडियोस बनाने हैं, इसलिए टाइम कम होने की वजह से मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोग रे ऑप्टिक्स के PYQ में जो कल मैंने इम्पॉर्टेंट लास्ट लेक्चर में लिखे थे क्वेश्चंस रे ऑप्टिक्स के, वो आप वहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 से कह रहा है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों की परावर्तन की व्याख्या कीजिए। ये हमसे कह रहा है कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की हमको क्या करना है, व्याख्या करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि एक यहाँ पर परावर्तक तल है। ये क्या है, एक परावर्तक तल है MM डैश, ठीक है, MM डैश। तो माना एक परावर्तक तल MM डैश है, ठीक है। क्या मान लिया हम लोगों ने, एक परावर्तक तल MM डैश है। अब इस पर हम लोग एक तरंगाग्र AB, ये एक तरंगाग्र AB है जो कि इस पर आपतित होगा। तो ये तरंगाग्र क्या होगा, इस पर आपतित होगा और ये आएगा AB ऐसे, ठीक है। ये तरंगाग्र ऐसे आपतित होगा, ठीक है। अब ये तरंगाग्र ऐसे आ रहे हैं, AB तरंगाग्र है जो कि ऐसे V वेलोसिटी से, यहाँ हम लोग मान ले रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, V है। परावर्तक तल MM डैश है जिस पर एक तरंगाग्र AB आपतित होता है, ठीक है। AB एक तरंगाग्र है जो कि परावर्तक तल MM डैश पर क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो ये पॉइंट A है ये पहले पहुंच जाएगा और पॉइंट B जो है थोड़ा सा आपका बैक में है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो A है इस पॉइंट B का क्या वेट करेगा, ये A कुछ आगे निकल जाएगा। अब कितना आगे निकलेगा उसको देखते हैं। इसकी वेलोसिटी, किसकी, जो तरंगाग्र AB है इसकी वेलोसिटी क्या है, AB है। और मान लीजिए कि B को यहाँ तक पहुँचने में T समय लगा, ठीक है, A डैश, ठीक है। तो मान लो कि चूंकि क्या है, ये आ गया और माना तरंगाग्र AB की चाल कितनी है, V है, व तरंगाग्र के बिंदु B को परावर्तक तल तक पहुंचने में T समय लगा। तो ठीक है, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए डैश बी कितना हो जाएगा, ए डैश बी इसको हो जाएगा वी टी, ए डैश बी क्या हो जाएगा, वी टी हो जाएगा। क्लियर है।
अब बात यहाँ पे है, ये जब यहाँ पहुँच गया, ये दूरी जो कि bt है, तो ये टकराएगा और ये कुछ आगे पहुँच जाएगा। भाई इसका वेट तो करेगा नहीं, ये टकरा कर आगे निकल चुका। कितना निकल चुका होगा? जितना ये t समय में यहाँ तक पहुँचा होगा उतना ही ये t समय में कुछ आगे पहुँच चुका होगा। सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी चेंज तो होगी नहीं, वेलोसिटी उतनी रहेगी। तो यहाँ पर जो आगे जाएगा, यहाँ पर जो आगे बढ़ेगा उतनी ही दूरी जाएगा जितना कि ये यहाँ से, ठीक है, यानी ये a डैश b की जो डिस्टेंस है उतनी ही दूरी क्या हो जाएगा, ये आगे बढ़ चुका होगा। ठीक है, अब हम लोग द्वितीयक तरंगा के सिद्धांत से, मतलब कि अगर मान लो ये तरंगाग्र है, ठीक है, और हमको द्वितीयक तरंगा बनाना है, तो यहाँ पे अगर इसका हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव करता है, तो इसमें हम लोग अगर मान लो इसकी वेलोसिटी v है, तो अगर t समय के बाद हमको तरंगाग्र बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, इतने का रेडियस लेके यहाँ पर क्या कर देंगे, एक ऐसे बना देंगे, और इस पे हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये आपका बन जाएगा द्वितीयक तरंगा। क्या बन जाएगा? द्वितीयक तरंगा। तो कहने का मतलब यही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। भाई ये दूरी कितनी आ गई, वीटी आ गई, तो इतनी ही दूरी लेकर, कितनी, बी ए डैश लेकर हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे चाप काट देंगे। कहाँ? ए को केंद्र मानकर एक चाप काटेंगे ऐसे, और ठीक है, और चाप काटेंगे, फिर हम लोग इसको इस पॉइंट का कर देंगे, मिला देंगे थोड़ा सा। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर हल्का सा टेढ़ा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पर, और मैं इसको यहाँ से ऐसे मिला दे रहा हूँ, और ये परपेंडिकुलर ये निकल गया ऐसे, और ये परपेंडिकुलर ऐसे निकल गया, है ना, ये 90 पे। तो ये जो आपका a डैश b डैश है, a डैश b डैश है, यही क्या है, द्वितीयक तरंगाग्र है। ये a डैश b डैश जो है यही क्या है, द्वितीयक तरंगाग्र है। तो कहने का मतलब ये है, तो ये आपका आया, टकराया और ऐसे निकल गया, और जो हम लोगों ने ये चाप काटा है ये कितना है, इसी के बराबर है। यानी हम लोग a डैश b डैश इक्वल टू bt होगा। तो हम लोग a को केंद्र मानकर क्या करेंगे, a डैश b डैश, a को केंद्र मानकर a डैश b इक्वल टू वीटी के बराबर क्या करेंगे, चाप काटेंगे। ठीक है, वह a डैश b डैश को मिला देंगे, जो कि द्वितीयक या फिर परावर्तित तरंग है, द्वितीयक परावर्तित तरंग, जो कि परावर्तित तरंगाग्र होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a डैश b इज इक्वल टू, जो आपका ये b है, a डैश जो b है वो a b डैश के बराबर होगा। a डैश b इज इक्वल टू a b डैश इज इक्वल टू कितना, vt। ठीक है, चलिए लैंग्वेज आप अपने मन से भेज सकते हैं, नोट्स PDF आप चाहें तो मैं भेज सकता हूँ, किसी को भी चाहिए। ठीक है, एनीवन। तो ये a डैश b इक्वल टू a b डैश इक्वल टू क्या जाएगा, तुम्हारा vt हो जाएगा। ठीक है, चलो हम इसकी बात नहीं करते, अब हम लोग प्रूफ करते हैं कि परावर्तन का नियम, इसको प्रूफ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक अभिलंब डाल दें, और यहाँ भी कर दिया आप एक अभिलंब डाल दिया। ठीक है, आपको पता है कि जो आपतित किरण होती है, रे होती है, वो अभिलंब जो एंगल बनाती है वो क्या होती है, आई होती है। तो ये तो हो गया आई। ठीक है, हमको ये एंगल बनाना है, तो ये भी आई होगा। अब कैसे होगा, देख लीजिए इसको, ये कितना है, ये 90 है, ये अगर ये आई है, ये क्या परपेंडिकुलर है, तो कितना हो जाएगा, ये 90 है। तो जो ये वाला एंगल बचेगा, ये वाला, ये कितना होगा, 90 माइनस आई होगा। और अगेन ये कितना है, ये भी 90 है, ये कितना है, 90 है। तो अगर 90 में से अगर 90 माइनस आई निकाल दें, 90 में से 90 माइनस आई निकाल दें, तो ये कट गया, कितना बच रहा है, प्लस आई बच रहा है। तो नहीं, ये जो एंगल है वो कितना आएगा, प्लस आई के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं।
इसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें, ये अपवर्तित किरण है, सॉरी परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण जो अभिलंब से बनाता है वो कितना होगा आर। तो अगर हम बात करें इसकी तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका आर हो जाएगा। ये वाला एंगल, ये ट्रायंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। बिल्कुल सेम टू कॉपी ऐसे ही। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है पक्का। चलिए अब हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल त्रिभुज ए बी ए डैश व ए बी डैश ए डैश। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इन दोनों की बात करें, तो जो ये है दूरी है इस वाले ट्रायंगल की बात करें, इस वाले ट्रायंगल की बात करें, तो जो ये डिस्टेंस है यानी ए बी डैश और इस ट्रायंगल में ये क्या है इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ए डैश बी इज इक्वल टू ए बी डैश इज इक्वल कितना वी टी। ठीक है, ये आपको पता ही, ये तो हम लोगों ने किया है, कंस्ट्रक्शन में किया। ए डैश क्या है, कॉमन है, क्या है उभयनिष्ठ है। ठीक है, और अगर हम बात करें ये ट्रायंगल, सॉरी ये एंगल 90 और इसका ये एंगल क्या है 90 है, तो एंगल ए बी ए डैश इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश ए। ठीक है, क्यों, दोनों के दोनों क्या है 90 है। अब एक कंडीशन होगी किसकी, सर्वांक्षम की, किसकी होगी सर्वांक्षम। सो ट्रायंगल ए बी ए डैश सर्वांक्षम ए बी डैश ए डैश, क्लास 10 सर्वांक्षम है ना, तीन चीज़ इक्वल करो है ना, तो ये क्या हो गया सर्वांक्षम हो गया। सर्वांक्षम हो गया तो क्या जाएंगे, इनकी कोई भी चीज़ इक्वल कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आर इज इक्वल टू आई, और यही क्या है, यही परावर्तन का नियम है। ठीक है, तो आपका मेन चीज़ यही था है ना, और मेन क्या है फिगर है, बाकी आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। हो गया, हटा दो। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वांटम मॉडल के आधार पर क्वेश्चन नंबर 18, क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाशवर्धक प्रभाव की व्याख्या कीजिए, तथा आइंस्टीन के प्रकाशवर्धक समीकरण तथा आइंस्टीन के प्रकाशवर्धक समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है, व्युत्पादित कीजिए, व्युत्पादित कीजिए। ठीक है, चलिए तो क्वांटम के मॉडल के आधार पर ये मान लो कोई धातु है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रेज आ रही है ना, ये क्या आ रही है, रेज आ रही है। ठीक है, प्रकाश लाइट आ रही है। ठीक है, तो क्वांटम प्रकृति के आधार पर है ना, क्वांटम मतलब बहुत छोटे आधार पर इन्होंने बोला, क्या बोला बताया इन्होंने कि जो प्रकाश से ये जो एनर्जी आ रही है वो फोटोन आ रही है ना, ये जो ऊर्जा के बंडल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं ऊर्जा के
बंडल के रूप में है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और ये ऊर्जा कितनी होती है, E = h न्यू होती है। E = क्या होती है, h न्यू। अब ये जो ऊर्जा प्रकाश से आ रही है, जिसे हम लोग फोटोन बोल रहे हैं, ऊर्जा के बंडल, ये क्या करते हैं, पूरी की पूरी ऊर्जा यानी h न्यू है ना, E = h न्यू, पूरा का पूरा ये ऊर्जा किसको दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। क्या कर देते हैं, यहाँ पर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स, धातु पे जो इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उनको ये ऊर्जा मिल जाती है। अब जैसे ही इनको ये ऊर्जा मिलती है, ये यहाँ से क्या होते हैं, सतह को छोड़कर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, निकलते हैं। तो ये जो घटना घटी, क्या घटना घटी कि प्रकाश किसी धातु में पड़ा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पैदा करते हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार, किसके अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार जब फोटोन किसी धातु पर पड़ता है या फिर आपतित होता है, तो धातु से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रभाव को या फिर इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, थ्योरी है, आप लोग याद कर सकते हैं, बाकी मैंने लिख दिया है। और आप लोग को जो एग्जैक्ट अच्छी थ्योरी चाहिए तो आप लोग हमको क्या करें, कमेंट करें या फिर कुछ भी, है ना। तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, है ना, उससे आप लोग PDF डाउनलोड कर लेंगे या फिर ले सकते हैं। चलिए, मैं क्या कह रहा था, बस पढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पर अब जब जो एनर्जी आ रही है, E = h न्यू, E = क्या होती है, h न्यू, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी गई, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी गई, तो ये एनर्जी किन किन चीज़ों में, किन किन रूप में क्या होती है, डिवाइड होती है। अब इन्होंने क्या बोला कि जो एनर्जी है, ये तो एक में तो चलिए कार्यफलन में, किसमें, कार्यफलन में, यानी W, ठीक है, W में, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि कार्यफलन क्या होता है कि अगर ये यहाँ पे सो रहा है, ठीक है, आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, सो रहा है, और हमने उसको कॉल किया कि चल भाई मैच खेलने, तो हम उसको कॉल करके क्या करें, उसको एनर्जी प्रदान करें कि हम मैच खेलना है। ठीक है, अब मैच खेलना है तो उसको सो रहा है, तो बिस्तर से हमको इतनी इस तरह बात करनी है कि वो बिस्तर से उठे, निकले, कपड़ा पहने और सीधे कहाँ जाए, फील्ड में आ जाए। तो उसको घर से बाहर निकालने में जो एनर्जी दी जा रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यफलन। यानी इलेक्ट्रॉन को उस धातु, यहाँ से इस धातु की सतह तक लाने में जो कार्य है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यफलन बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, फर्स्ट ये तो ही हो गई, सेकेंड हो गई। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल ये उठा आपका फ्रेंड, और मम्मी ने टोक दिया, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना है, क्या करने जा रहे हो, तो अब वहाँ पर उसकी कुछ एनर्जी लॉस होगी, यानी टक्कर। यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जरूरी नहीं कि वो टकराए नहीं, बीच में से बहुत चीज़ें टकरा सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो गया यहाँ पे, वो अट्रैक्ट करे, कुछ भी हो सकता है। तो एक तो टक्कर में उसकी एनर्जी लॉस होगी, है ना, किसी ने टोक दिया, पापा ने मना कर दिया, किसी ने कर दिया, टोक दिया, टक्कर में। थर्ड चीज़, अगर इसकी एनर्जी इसके बाद बची, टक्कर के बाद इसके पास एनर्जी बची, तब तो उसको गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे वो खेल के मैदान में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, खेल के मैदान में पहुंच जाएगा। आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है,
यानी जो हमको एनर्जी मिलती है E इक्वल टू एच न्यू, वो तीन में मिलती है, कार्यफलन, टक्कर और गतिज ऊर्जा में। कार्यफलन से बची तो कहाँ गई, टक्कर में, टक्कर से बची तो कहाँ गई, गतिज ऊर्जा में बची। अब आइंस्टीन का जो समीकरण है वो इसके बारे में बात नहीं हो रही है, यानी बिना किसी टक्कर के, बिना किसी टक्कर के। ठीक है, क्लियर है। तो ये तीन चीज़ में होगा। अब इसी पर ही बेस्ड आइंस्टीन का समीकरण है। तो आइंस्टीन का समीकरण क्या कहते हैं कि आइंस्टीन जी कहते हैं कि पहला जो फोटॉन की जो ऊर्जा है, फोटॉन की ऊर्जा जो है E इक्वल टू एच न्यू है, वो किस में होगी, E इक्वल टू एच न्यू कार्य फलन में क्या होगी, खर्च होगी। सेकंड, शेष बची ऊर्जा। ठीक है, अब यहाँ टक्कर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना, टक्कर की हम लोग यहाँ पे आइंस्टीन ने बोला ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोल देंगे शेष बची ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी। बोलिए आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर है। तो यहाँ टक्कर की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, बात इसकी मतलब कि हम यहाँ कह सकते हैं आइंस्टीन केस में हम लोग कह सकते हैं कि टक्कर में जो ऊर्जा गई वो कितनी है, जीरो है। वहाँ ना मम्मी है ना पापा है, ना उसे रोकने टोकने के लिए कोई भी रोकने टोकने के लिए वहाँ पे कोई उपस्थित नहीं है, उसको एनर्जी मिली और झम से बाहर निकल आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो रही है। ठीक है, शेष बची ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी। क्लियर है, इतना क्लियर है। इसमें कुछ पूछना है, हम लोग यहाँ मान लेंगे क्या मान लेंगे, माना चलिए, माना उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम वेग V मैक्स है। अधिकतम वेग क्या है, V मैक्स है। तो जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी, है ना, सही है, ठीक है, गतिज ऊर्जा होगी, वो एनर्जी और जो कार्यफलन है, जो एनर्जी और कार्यफलन है, अगर टक्कर जीरो है, टाइट भी टक्कर नहीं हुई है, तो वो ऊर्जा इनके बाद की जो बची ऊर्जा है वो कहाँ रूपांतरित होगी, गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी। तो चूंकि वेलोसिटी कितनी है, v है, तो क्या जाएगा, हाफ, समझ में आ रहा है आप लोगों को, हाफ mv स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एच न्यू और W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, जहाँ न्यू नॉट क्या है, दहली तरंग दैर्ध्य है, सॉरी दहली आवृत्ति है। ठीक है, यहाँ से हम h कॉमन ले लेंगे, h हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट। बोलिए आया समझ में नहीं है। तो यही क्या है, आइंस्टीन का समीकरण है, जो मैंने ये लिख दिया, यही क्या है, आइंस्टीन का समीकरण है। यही आइंस्टीन कैसे लिखा जाएगा, आइंस्टीन का, हिंदी भी नहीं आती, आइंस्टीन का समीकरण। क्लियर है, इसमें कुछ पूछना है, चलो ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग कुछ कंडीशंस निकालते हैं। पहली चीज़, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्रकाश की या फोटॉन की, है ना, फोटॉन की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति पर क्या करता है, निर्भर करता है, फर्स्ट चीज़। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, सेकेंड चीज़, अगर हम यहाँ पर आ जाए,
अगर न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट हो, इफ यदि न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, यानी सारी की सारी एनर्जी कार्य फलन में खत्म हो गई, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो ही नहीं पाया। तो इस केस में क्या होगा, यदि ऐसा है तो, यदि इज इक्वल टू दिस, तो इलेक्ट्रॉन का वेग शून्य होगा व इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। ठीक है, थर्ड केस। अगर अब गति ऊर्जा कैसे बढ़ेगी, अगर v का मान ज़्यादा हो, है भाई, इफ v इज ग्रेटर देन v नॉट, तो गति ऊर्जा क्या होगी, गति ऊर्जा अधिकतम होगी, मैं लिख दे रहा हूं अधिकतम होगी। फोर्थ, अगर न्यू इज लेस देन न्यू नॉट है, तब तो इस केस में तो बिल्कुल ही नहीं संभावना है कि इलेक्ट्रॉन से तो इस केस में तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। लास्ट, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एनर्जी इसको मिली तो मैंने जैसे बोला कि वो कपड़ा पहनेगा फिर ये होगा होगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि इनके भी समय पश्चता जीरो है, समय पश्चता, है ना, यानी टाइम नहीं लेगा, एनर्जी मिली और जंग से निकल जाएगा, बस बहुत मतलब कम टाइम में होगा, है ना। तो हम लोग कहते हैं समय पश्चता शून्य होता है, यानी तुरंत, है ना, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और तुरंत क्या हो जाएगा, एमिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुरंत एमिट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइंस्टीन का समीकरण बोलते हैं। इस पे न्यूमेरिकल्स भी लगते हैं और ये इस समीकरण की सहायता से ये कुछ रिजल्ट निकाले गए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। इस पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, मेन चीज़ ये है। और ये चीज़ तो आप लोग खुद ब खुद आपके पास टीचर ने जो लिखवाया होगा उससे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज, तो लैंग्वेज अगर आपको सही नहीं लग रही होगी तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं या फिर मुझसे PDF ले सकते हैं, हैंड रिटन। ठीक है, हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन की nवीं कक्षा। क्या है, हाइड्रोजन की nवीं कक्षा वाला है। चलिए देखते हैं, हटा दो। गमों से हमारा यूँ रिश्ता हुआ, गमों से हमारा यूँ रिश्ता हुआ कि अब गमों के बिना रहा नहीं जाता, गमों के बगैर अच्छा नहीं लगता। चलिए, नेक्स्ट है 19, क्वेश्चन नंबर 19। हाइड्रोजन की nवीं कक्षा की त्रिज्या, nवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, nवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। अब होता क्या है कि भाई सिंपल सी बात है, nवीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से कर रहे हैं, nवीं कक्षा में मूव कर रहे हैं। और मान लो रेडियस कितना है, r है। तो अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा होता है
तो उसको सर्कुलर मोशन कहाँ से प्राप्त होता है? भाई सिंपल सी बात है, अभिकेंद्र बल से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि अभी माना इलेक्ट्रॉन का, मान लो यदि क्या करो, माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m है ना, वह वेग कितना है? v है। आवेश तो E पता ही है, तो उसको हम लेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, गति कर रहा है। यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल r हो तो, स्मॉल r हो तो, ठीक है, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल इज इक्वल टू होगा विद्युत आकर्षण बल, ठीक है। अब यहां पे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, यहां पे नाभिक है, अगर इसका परमाणु क्रमांक Z है तो नाभिक में जो आवेश होगा वो Ze के बराबर होगा, और ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पे आवेश आपको पता ही है कि E के बराबर होगा। तो इनके बीच में एक वैद्युत आकर्षण बल कार्य कर रहा होगा F, जिसको बैलेंस कौन करेगा? आपका अभिकेंद्र बल। क्या क्या करेगा? अभिकेंद्र बल कार्य कर रहा होगा, ठीक है। क्लियर है? कुछ पूछना है? तो यहाँ पर हम लोग यही बात करेंगे, यदि परमाणु क्रमांक Z हो तो नाभिक पर आवेश कितना होगा? आवेश Z इंटू ई होगा, कितना होगा? Z इंटू ई होगा। तो आपका विद्युत आकर्षण बल कितना होगा? विद्युत आकर्षण बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 कितना है तुम्हारा? E, Q2 कितना है? ZE अपॉन कितना? आर स्क्वायर। इसी को ढंग से लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया विद्युत आकर्षण बल हो गया। अभिकेंद्र बल कितना हो जाएगा? अभिकेंद्र बल F इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, क्या होता है, चल सही है, mv स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। ये दोनों यहाँ पे रखिए। तो अभिकेंद्र बल कितना है तुम्हारा? mv स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्लियर है? चलो, एक नियम आप लोगों को पता होगा, ठीक है। क्या पता है आपको? कि कोणीय संवेग, कोणीय संवेग जो होता है, कोणीय संवेग वो होता है NH अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। कोणीय संवेग जो होता है वो कितना होता है? NH अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, तो कोणीय संवेग होता है कितना है? MVR, MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। इसको नंबर क्या कर लो? समीकरण सेकंड। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को रेडियस निकालना है। क्या निकालना है? त्रिज्या। तो त्रिज्या को रोक कर ऐसे करते हैं, V को हटाते हैं। तो V को हटाने के लिए यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, और तभी स्क्वायर का कट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? समीकरण सेकंड को, समीकरण सेकंड का वर्ग करके, ठीक है, फर्स्ट से भाग करने पर, ठीक है, वर्ग करो। तो m स्क्वायर v स्क्वायर आर स्क्वायर बटे में m v स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर किया तो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 पाई की होल स्क्वायर बटे में ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? जो चीज़ कट रहा है काट दो। देखिए, v स्क्वायर क्या हो रहा है? कट रहा है। एक m और एक m कट रहा है, ठीक है। अब जो बच रहा है उसको ढंग से लिख लें। तो यहाँ बच रहा है m
आर स्क्वायर, ये आर ऊपर जाएगा तो इंटू में आर इज इक्वल टू, बटे में कुछ बच नहीं रहा है, ठीक है। चलिए इधर पहुँचते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर ऊपर गया, ये 4 पाई एप्सिलॉन ऊपर गया भी काट देंगे, बटे में ये आपको जाएगा 4 पाई स्क्वायर और इंटू जेड ई स्क्वायर। बोले कहीं मिस्टेक तो नहीं है, आर स्क्वायर ऊपर गया, 4 पाई एप्सिलॉन ऊपर गया, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर और जेड ए स्क्वायर, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको उड़ा दीजिए। अगर हम बात करें पाई की, पाई क्या हो रहा है, कट रहा है, 4 क्या हो रहा है, कट रहा है, ठीक है। आर स्क्वायर यहाँ से क्या हो रहा है, भाग जा रहा है, ठीक है, कट जा रहा है, ठीक है। क्लियर है, कुछ पूछना है इसके अंदर, नहीं। तो यहाँ से आर कितना आ रहा है, एन तो कट नहीं रहा है, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका एन स्क्वायर एच स्क्वायर, आर गया 4 पाई गया एप्सिलॉन नॉट अपॉन में जेड ई स्क्वायर, क्या चीज़, जेड स्क्वायर, और कुछ तो बच नहीं रहा है, एप्सिलॉन, ठीक है। अब आर यहाँ पे जो कांस्टेंट है एक साथ लो, एन नहीं, ये आपका एन नहीं, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे जेड ई स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, ये पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्लियर। और साथ में एन स्क्वायर, ये हो गया आपका एनवी कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक, एनवी कक्षा की त्रिज्या के लिए ये आपका व्यंजक हो गया। और यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, यानी क्वांटम संख्या का मान बढ़ेगा, एन का मान बढ़ेगा तो रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। कुछ पूछना है इसके अंदर, नहीं पूछना है, कर लें आप लोग फटाफट, कॉपी कर लें। ढूंढला है क्या, ठीक है, चलेगा। सॉरी, थोड़ी राइटिंग वाइटिंग के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा आप लोगों से, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि मेरी राइटिंग अच्छी हो जाए, ठीक है। हटा दो। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ है वो क्या हो जाएगा, आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हटाओ। चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, विवर्तन प्रतिरूप, विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट के फ्रिंज की चौड़ाई प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर कैसे निर्भर करती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए यहाँ पे क्या है, विवर्तन प्रतिरूप के केंद्रीय उच्चिष्ट में फ्रिंज की चौड़ाई प्रकाश तरंग पर कैसे निर्भर करती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पहली बात तो आपको विवर्तन पता होना चाहिए, विवर्तन होता क्या है। तो आप लोगों को पता हो कि अगर लाइट के रास्ते में कोई छिद्र हो या फिर अवरोधक हो तो लाइट हल्का सा क्या होती है, बेंट हो जाती है,
और जहाँ पर प्रकाश नहीं भी जाना चाहिए वहाँ प्रकाश पहुँचता है और वहाँ पर हल्की सी लाइट आ जाती है, यानी प्रकाश हो जाता है। तो ये घटना है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। अवरोध पर मुड़ जाना प्रकाश का कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया पहली चीज़। तो ये अब दूसरी चीज़, विवर्तन प्रतिरूप। ठीक है, कि केंद्रीय उच्चिष्ट की फ्रिंज की चौड़ाई प्रकाश की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ एक प्रयोग करेंगे, है ना? क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर एक हम लोग अवरोध लेंगे। ये हमने एक अवरोध लिया ए और बी ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक डाल दिया पर्दा। ये क्या है? एक पर्दा है। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर क्या होगा? व्यतिकरण होगा। व्यतिकरण के कारण कहीं पे प्रकाश क्या होता है? कहाँ पे? कहीं पे डार्क बनता है, कहीं पे ब्राइट बनता है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर क्या होना है कि जो लाइट आ रही है ऐसे, ठीक, अब यहाँ पे दो चीज़ होगा। एक तो यहाँ से जिनमें फेज डिफरेंस 0 होगा वो यहाँ पर बनाएंगे, जिनमें भी, है ना, बहुत ढेर सारे होंगे। और यहाँ पर जो बात करें, यहाँ पे आपका ये है क्या है? एकल झिल्ली। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एकल झिल्ली प्रयोग भी बोलते हैं। एकल झिल्ली मतलब एक ही छिद्र हो। अब व्यतिकरण में क्या था? द्विछिद्र था। व्यतिकरण में क्या था? द्विछिद्र था। लेकिन यहाँ पर क्या है? हम लोग एकल छिद्र लेना है। ठीक है, अब यहाँ एकल छिद्र, तो यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ बनेगा केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा। क्यों? यहाँ पे डार्क होगा। केंद्रीय उच्चिष्ट मतलब यहाँ पर प्रकाश की मात्रा क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, ये क्या बन गया आपका? केंद्रीय उच्चिष्ट। लेकिन हमें केंद्रीय उच्चिष्ट क्यों है? ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब हम लोगों को करना क्या है कि मान लेंगे यहाँ पे तो जो इनका फ्लक्स परिवर्तन है, फ्लक्स परिवर्तन कह रहे हैं, फेज डिफरेंस यहाँ पे कितना है? 0 है। यहाँ पे कितना है? 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया पथांतर बोल सकते हो। पथांतर क्या है? 0। पथांतर कितना है? 0 है यहाँ पे। किसके लिए? केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर एक बिंदु, ये तो आपका केंद्रीय उच्चिष्ट है, और यहाँ पर हम लोग मान लेंगे फर्स्ट, ये ब्राइट है, वो क्या है? फर्स्ट डार्क है। ये ब्राइट है केंद्रीय उच्चिष्ट, और यहाँ पे क्या? फर्स्ट डार्क, यानी पहला निम्नस्ट। और ये चीज़ ऐसे जाएगी यहीं पे। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पथांतर है, यहाँ पर पथांतर कुछ है। अब वो पथांतर कितना है वो आप लोगों को पता है। पथांतर कितना है वो आपको पता है। कितना है पथांतर? कैसे निकालते हैं? यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डालो, क्या डालेंगे? यहाँ से हम लोग क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर। और यहाँ पर इसको ए कर लो, वो आपका इसको ए बी यहाँ सी कर लो। यहाँ कर ले रहे हैं? सी कर ले रहे हैं। क्लियर है? और ये यहाँ पर ऐसे हम बांधे। यहाँ पे कई ढेर सारी है, तो एक ही छिद्र है, लेकिन यहाँ पर तरंगाग्र आएगी तो उस तरंगाग्र का हर पॉइंट एक नए स्रोत की तरह काम करता है। तरंगाग्र का हर पॉइंट क्या करता है? नए स्रोत की तरह कार्य करता है। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं? तो ये हो गया आपका। तो अब अगर हम पथांतर की बात करें, किसकी बात करें? पथांतर, तो ये बी के जो है यही पथांतर है। जो पथांतर की बात करें कितना हो जाएगा? बी के। और बी के है क्या? बी के कैसे निकालोगे? एसी में से, सॉरी एसी नहीं, बीसी, बीसी में से एसी क्या कर दें हम लोग? माइनस कर दें, तो वही तुम्हारा क्या हो गया? पथांतर हो गया। वही क्या हो गया? पथांतर। और हम लोग मान लेंगे कि पथांतर यहाँ पे कितना है? लैम्डा है। पथांतर कितना है? लैम्डा है। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ से एक हम कर देंगे मध्य बिंदु से, ये डालेंगे बिल्कुल मध्य बिंदु से, ये हमने मिला दिया। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं पूछना है? चलिए, तो हम क्या कर लेंगे? ये थीटा है,
इसको लेट कर लेंगे, ई थीटा है, ठीक है। और आपका अगर थीटा हो जाएगा तो ये भी थीटा हो जाएगा आपका। क्लियर है? ये 90 आपका। अगर ये ए है, ए क्या ई मानते हैं हम लोग, ई, ये डिस्टेंस कितनी है, ई है, तो ये जो आएगा ई साइन थीटा के बराबर आएगा। ये जो आएगा वो क्या आएगा, ई साइन थीटा के बराबर आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि बी के इज इक्वल टू ई साइन थीटा, बी के इज इक्वल टू ई साइन थीटा। और हम लोगों ने बी के क्या मान रखा है, जो इनके बीच की जो वो होगी, क्या होगी, पथांतर, उसको हम लोग क्या मान रखा है, लैम्डा मान रखा है। तो बी के इसको क्या ई साइन था, वो क्या जाएगा तुम्हारा लैम्डा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ई साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, लैम्डा। ई साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा आ गया। यानी यहाँ पर इस पोजीशन पे ये क्या है, कोणीय स्थिति है, ठीक है। यानी इस पॉइंट पर, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, इस पॉइंट पर जो सी पॉइंट पर जो आपका विवर्तन हो रहा है पॉइंट है, वो क्या है आपका प्रथम निम्निष्ठ बोल सकते हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रथम निम्निष्ठ बोल सकते हैं। हम लोग उसी की पोजीशन निकाल रहे हैं। तो ई साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, ई साइन थीटा इक्वल टू हो गया तुम्हारा लैम्डा हो गया। अब हम इस थीटा की बात करें, थीटा बहुत छोटा होता है, इस थीटा क्या होता है, बहुत छोटा होता है। चूँकि थीटा बहुत छोटा है, इसलिए ई साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा, लैम्डा बाई ई। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा, लैम्डा बाई ई हो जाएगा। ये आ गया आपका मेन फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू, ये क्या आपका है, कोणीय चौड़ाई, ठीक है। अब थीटा इक्वल कितना आ गया, लैम्डा बाई 2। तो ये प्रथम के लिए, तो प्रथम के लिए ये है, तो द्वितीय कॉमा तृतीय, ठीक है। अगर n है, ठीक है, अगर m है, डॉट डॉट के लिए प्रथम द्वितीय तृतीय, निम्निष्ठ के लिए थीटा इक्वल कितना जाएगा तुम्हारा, के लिए कितना जाएगा तुम्हारा 2 लैम्डा बाई ई कॉमा 3 लैम्डा बाई ई डॉट डॉट। तो इसको हम लोग एक व्यापक व्यंजक मान लेंगे। तो अगर इसको व्यापक व्यंजक में कन्वर्ट करें, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा m लैम्डा बाई ई प्लस माइनस, ठीक है। थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस m लैम्डा अपॉन ई, जहाँ पर m कितना है, जहाँ तुम्हारा m होगा 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या आ गया, ये आपका केस आ गया, ये आपकी स्थितियाँ आ गई, कोणीय स्थितियाँ आ गई, किसकी, आपकी निम्निष्ठों की आ गई। क्या गई, निम्निष्ठों की कोणीय स्थिति आ गई, या विवर्तन कोण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, विवर्तन कोण बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, द्वितीय की, द्वितीय उच्चिष्ट की स्थिति। प्रथम उच्चिष्ट मान लो और द्वितीय उच्चिष्ट की। अगर द्वितीय उच्चिष्ट की बात करें, तो यहाँ पर जो पथांतर होता है, यहाँ पथांतर हमको मिल जाएगा लैम्डा बाई 2। कितना मिल जाएगा, पथांतर इसका हो जाएगा लैम्डा बाई 2। बिल्कुल याद कर लो इसको, है ना, ऐसे ही पथांतर इसका हो जाएगा तुम्हारा लैम्डा बाई 2। कहने का है, तो यहाँ पर समझाने के लिए बहुत, इसको समझाने लोगों तो काफ़ी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये कई सारे हैं, ठीक है। तो पहले जो ये हम लोग लैम्डा क्या लिया, हम लोगों ने ए और बी बिंदु के ले लिया। अब लैम्डा बाई 2 क्यों हो गया, देखिए, क्योंकि यहाँ दूसरे का और यहाँ का ले रहे हैं, बिल्कुल जस्ट हाफ ले रहे हैं। तो अगर इतने का पूरे का कितना है, लैम्डा है, तो जस्ट हाफ कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। अगर पूरे का कितना है, लैम्डा है, तो जस्ट हाफ कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम निकालेंगे, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, कहाँ गया, ई साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, ई साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 2m - 1 है, फिर 2m + 1 कर लो, 2m - 1
λ/2। जैसे यहाँ पे ना m लैम्डा, ये देखो, ठीक है, चूंकि एंगल बहुत छोटा है, चूंकि कोण क्या है, बहुत, थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू 2m-1 λ/2e। ठीक है, तो थीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2m-1 λ/2e। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? ये हो गया, यानी ये द्वितीय उच्चस्थ की बात करें। ठीक है, ये क्या गया, द्वितीय उच्चस्थ की पोजीशन आ गई। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर कोणीय चौड़ाई, अगर हम बात करें यहाँ पर ऐसे ग्राफ समझें तो ये आपका केंद्रीय आ गया, फिर ये ऐसे ऐसे आएगा, ये तुम्हारा क्या, केंद्रीय, ये प्रथम निम्नस्थ, ये द्वितीय निम्नस्थ, ये हो गया प्रथम निम्नस्थ और द्वितीय निम्नस्थ। ठीक है, अगर हम बात करें थीटा की तो ये इतनी दूरी कितनी है, λ/e, और ये कितना है, λ/e। तो केंद्रीय उच्चस्थ की जो चौड़ाई है, फ्रिंज की चौड़ाई है, तो वो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको कर दूँ, है ना, जो केंद्रीय उच्चस्थ की जो चौड़ाई है, केंद्रीय उच्चस्थ की फ्रिंज की चौड़ाई जो है वो λ/e प्लस λ/e, तो कितना हो जाएगा, 2λ/e। ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई। तो इस तरह ये क्या कर रहा है, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है तो ये आपके 20 क्वेश्चंस पूरे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। कोई भी कमी होगी, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी चीज़ होगी तो आप हमें कमेंट करें, हमें बताएं। ठीक है, नो वन इज़ 100% परफेक्ट। तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। सारे 20 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए और कोशिश भी की है कि आप सभी लोगों को वो क्वेश्चंस क्या हो, समझ में आए, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको रिवाइज करें, देखें। ठीक है, कहीं समझ में ना आया हो तो बताएं हमको, कमेंट करें, उसको मैं वहाँ पे दोबारा वीडियो बना दूँगा या फिर उस पॉइंट को अलग से समझा दूँगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे। लगे रहें, पढ़ाई करते रहें, मौज करते रहें, मस्ती करते रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर में पढ़ाई करेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मौज मस्ती करते हुए पढ़ाई करते रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।